में लोग ये जानते नहीं कि भाई एक विधायक इसलिए नहीं बनता कि जो काम पार्षद का है कि आप नालियां भी उससे साफ करवा लो, आप जो है थाने का काम करवा लो, अस्पताल का काम करवा लो। उसको तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित होते हैं। तारांकित अतारांकित जो है उसके अंदर लॉटरी से ध्यानाकर्षण का। अब ध्यानाकर्षण क्या है कि पूरी विधानसभा है, 230 क्षेत्र हैं, लेकिन विधान जो है ध्यानाकर्षण 4 लिए जाते हैं। अब 4 ही अगर ले हुआ। और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, अगर आप देखेंगे ग्रामीण मीडिया के जो प्रमुख है राजेंद्र भार्गव जी, वो तो इस बात के लिए जाने माने जाते हैं कि बहुत वो अध्ययन उसका करते हैं। ज्यादातर जगह क्या एक विधायक के लिए अगर उसकी पार्टी सत्ता में नहीं है और वो विधायक चुनकर जाता है तो अपना क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? वो जो है शून्यकाल के अंदर सब लोग लिख के देते हैं, विधायक लोग, ये हमारे इलाके की ये इम्पोर्टेंट है, तो स्थगन प्रस्ताव लगाया जाता है। मतलब उसका ये होता है कि सदन की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से, जो ही मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो श्रीनिवास तिवारी जी कहते बैठ जाइए, आपका समय पूरा हो गया। मैंने कहा कि मैं अभी खड़ा हुआ हूं। कहा नहीं, आप जो है निर्दलीय हैं, निर्दलीय को जो है वो 40 सेकंड का समय है, तो आपका 40 सेकंड का समय खत्म हो गया। देखते हैं कभी सदन के अंदर मतलब कोरम भी पूरा नहीं होता, मतलब आम तौर पे वो घंटी बजती है वहां पर, और घंटी बजती रहती है 10 मिनट तक। भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपए आया है ना। और कांग्रेस के नेता तो कमलनाथ जी तो देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, तो भाई अपना खुद एक आध कारखाना लगवा दो। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जब आप वोट डालने जाए इस बात को आप याद रखें, गौतम अडानी लाखों करोड़ का मालिक, लेकिन उसका एक वोट। और आप अगर मुल्ताई के या इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, आपका वोट एक। ये भारत के संविधान। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय जनता को जागरूक करने के लिए तो होगा ही, परंतु इस टॉपिक, इस वीडियो को देखकर जो लोग विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी विधायक हैं, उनको भी जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल आपके पद का आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और क्या विधायक का पद होता है, क्या विधानसभा होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनीलम, जो मुल्ताई विधानसभा से 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बने। एक बार इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीता गया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से ये लड़े और चुनाव जीते। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव को बहुत कम समय बचा है। वक्त की गरिमा को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये इंटरव्यू शॉर्ट होगा, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं पहला प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा होती है, ये विधानसभा क्या है? ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो जो डिलिमिटेशन होता है हर 20 साल के बाद में, तो उसके अंदर तय होता है कौन सा क्षेत्र रहेगा। जो सरकार बनती है वो सरकार 230 जो है विधायक मिलकर के बनाने का काम करते हैं। जिसकी मेजॉरिटी होती है उसको राज्यपाल बुलाता है, उस पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रित करता है। आपको याद है पिछली बार जो है मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली थी, और इसलिए इंतजार कर रही थी दोनों पार्टियां कि ये जो निर्दलीय हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, मतलब नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के, ये किसका समर्थन करते हैं। और आखिरी में जो है वो जुटा लिया था कांग्रेस ने समर्थन, और इसलिए कांग्रेस की सरकार 114 विधायकों के ऊपर बन गई थी। बाद में आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से जो है 22 विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, और उसके बाद में उनके इस्तीफे दिलवा दिए और अपनी सरकार बनाने का काम किया। मतलब ये है कि जनता ने बनाई थी कांग्रेस की सरकार और फाइनली चली भाजपा की सरकार, तो ये लोकतंत्र को का एक तरीके से अपहरण करने का काम हुआ। तो जो विधायक चुने गए वो गठित करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा को। सबसे पहले जो चुन करके जाता है, प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब आप जिस दिन मतदान आप करते हैं, जैसे अभी 17 नवंबर को आप मतदान करेंगे, 3 तारीख को उसका नतीजा आएगा। नतीजा का मतलब ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट निर्वाचन अधिकारी देता है। यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर खासियत ये है कि यहाँ पर लगभग 70 उम्मीदवार ऐसे थे जो 5,000 के अंदर से हार जीत जिनकी हुई थी, और एक ऐसे भी लोग थे जिसके अंदर मतलब 1,000 के अंदर जो है 17 लोग थे, और 2,000 के अंदर जो है वो 35 लोग थे।
मतलब मेरा ये है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इसको लाखों लोग देखते हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका वोट ना डालना किसी गलत आदमी को विधायक बना सकता है, और इसलिए आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए। तो इतने कम मार्जिन के ऊपर जो है, और इस बार तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बहुत नेक टू नेक फाइट है। और यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी है, वो 66 सीटें लड़ रही है। यहाँ पे बीएसपी है, 178 सीट्स लड़ रही है, 66 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही है, 66 सीटें जो है आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और मेरा ऐसा आकलन है कि ये जो तीनों जो एक तरीके से अलग अलग ग्रुप्स हैं, सबको 15-20 सीटों के ऊपर 25 से 40 हजार वोट मिलेगा। ये किसका कटेगा, वो वहाँ के जाति समीकरण के ऊपर, स्थानीय समीकरण के ऊपर निर्भर करेगा, और उसी से ही नतीजा तय होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार कांग्रेस को सरकार बनानी थी, तो अखिलेश यादव जी को जो है तलाश रहे थे कमलनाथ जी, और एक विधायक का समर्थन लेने के लिए सब तरफ उनकी खोज चल रही थी। तो एक एक विधायक का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए जब मुल्ताई के मतदाता भी विधायक को चुने, या जो भी जिस भी क्षेत्र के लोग ये देख रहे हैं उसको चुने, उसको बहुत ही गंभीरता के साथ में आपको चुनना चाहिए, क्योंकि जो काम है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट लेकर के फिर उसको जब पहली बार असेंबली जो है कॉल की जाती है, और वो कॉल जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है, और फिर जब बुलाया जाता है तो सबसे पहले सबको जो है वहाँ के पूरे प्रोसीजर वगैरह सब कुछ देते हैं, बैग्स वगैरह देते हैं, सब किताबें वहाँ पर देते हैं, बताते हैं कि अब आप विधायक बन गए हैं। तो फिर अब आप जो है हाउस के अंदर आप मतलब जो है विधानसभा में आप एंटर करते हैं। एंटर करने के मतलब फिर उसके बाद में आपको मालूम है शपथ ग्रहण होता है ना, शपथ दिलाई जाती है। उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ना, क्योंकि स्पीकर तो कोई होता नहीं है, और स्पीकर का चयन तो बाद में होता है। तो जो सीनियर मोस्ट जो विधायक होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, और इसके बाद में जो है सब लोग शपथ ग्रहण करते हैं। सरकार गठित होती है, जो एक मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो बहुमत जिसके पास होता है, वो अपना जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं। यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है। अगर मान लीजिए बहुत थिन मार्जिन है, तो इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना है, या जिस पार्टी का कॉम्बिनेशन है उस लोगों को बुलाना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो गवर्नर का हो जाता है, और उसके बाद में सरकार गठित हो जाती है। तो एक जो पक्ष के लोग हैं वो विधानसभा में एक तरफ बैठते हैं, विपक्ष के लोग जो हैं वो दूसरी तरफ बैठते हैं, और अगली वाली कतार में एक तरफ पक्ष के जो चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बैठते हैं, और दूसरी तरफ सबसे आगे वाली सीट पे जो भी विपक्ष का नेता होता है, और जो सीनियर लीडर्स होते हैं। और सीनियरिटी यहाँ पर उम्र से तय नहीं होती है विधानसभा में, वो इस बात से तय होती है कि आप कितनी बार विधायक बने हो। है ना, अगर आप 7 बार विधायक बने हो तो आप आगे बैठोगे, 4 बार विधायक बने हो तो आप पीछे बैठोगे, आप पहली बार ही आप बने हो तो आप सबसे पीछे आप बैठोगे। मतलब वो पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है। जी, तो इस तरीके से एक अभी जो जानकारी मिली उसमें पहला मुद्दा आया कि आप लोगों को ये वोट की गरिमा, आप लोगों को इसका महत्व समझना होगा, और हम लोग अपील करेंगे कि अपने विधानसभा और आसपास जितने विधानसभा के लोग इसको देख रहे हैं, पहली बात तो 100% मतदान करें, और दूसरी बात अभी जो डॉक्टर साहब है उनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से विधानसभा में ये पूरा एक गुलदस्ता सज जाता है, पूरे एक बैठक व्यवस्था होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो मेरे हिसाब से विधायक चुनकर जाते हैं उनमें से कई लोगों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, उनमें कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं। तो आप एक पढ़े लिखे विधायक थे, पूर्व विधायक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक्चुअली विधायक है क्या, और ये विधायकों का काम क्या होता है? देखिए, विधायक को अगर आप देखें, विधायक का काम ये है कि विधानसभा में कौन से कानून बनने चाहिए जी, इसके ऊपर उसका प्रारूप लेके आए, उसके ऊपर चर्चा कराएं, उन कानूनों को बनाने की बात करें जी। लेकिन ये जिस काम के लिए विधानसभा बनी है जी, या जिस काम के लिए लोकसभा या राज्यसभा बनी है, वही काम इस देश में सबसे कम होता है। विधायक की भी वो प्राथमिकता नहीं होती है जी, और जनता की तो है ही नहीं जी। मैं आपसे कह सकता हूं
कि मैं 10 साल मुझे मुल्ताई के मतदाताओं ने एक बार 50% वोट दिया, एक बार 60% वोट दिया। इतना वोट जो है छप्पर फाड़ के किसी को कभी मिलता नहीं है, इतना मुझको प्रेम दिया। लेकिन कानून कौन सा बनना चाहिए, इसके लिए जो मेरा विचार था, मेरा समाजवादी विचार था, मेरा किसान आंदोलन का विचार था, उसके हिसाब से मैं अपनी तरफ से अशासकीय संकल्प लाने की कोशिश करता था। मैं अपनी तरफ से जो है जो विधेयक प्रस्तुत करने का काम करता था, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं आप। लेकिन मेरे पास में कभी कोई नहीं आया ये कहने के लिए कि डॉक्टर साहब आपको विधायक बनाया है तो अब इस तरीके का कानून बनना चाहिए। मेरे को लगता है कि इस तरीके की जागरूकता पूरे देश में है ही नहीं। लेजिस्लेचर्स के बारे में, पूरे के पूरे सदन के बारे में लोग ये जानते नहीं कि भाई एक विधायक इसलिए नहीं बनता कि जो काम पार्षद का है कि आप नालियां भी उससे साफ करवा लो, आप जो है थाने का काम करवा लो, अस्पताल का काम करवा लो। मतलब मतदाताओं को पार्षद के काम में, विधायक के काम में, जनपद के वाले के काम में, जिला पंचायत के काम में और सांसद के काम में कुछ अंतर नहीं। उसे अपनी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। मेरे यहाँ पर अगर बिजली नहीं आ रही है तो मैं तो जब विधायक मुझे बनाया तो लोगों का इतना ही प्रेम था कि भाई अब उनके खलिहान में आग लग गई तो खलिहान के बाद में उन्हें किसको फोन करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए। लेकिन वो मुझको फोन करते थे, वो कहते थे फायर ब्रिगेड वाले तो फोन ही नहीं उठा रहे, तो आप ही उठाओ। अब उनके घर में झगड़ा हो गया तो पति भी मुझे फोन कर रहा है, पत्नी भी मुझे फोन कर रही है, दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। फोन उन्हें कहाँ जाके शिकायत करना चाहिए, उन्हें थाने में करना चाहिए। लेकिन लोगों का विश्वास नहीं है इस तंत्र के ऊपर, और जब लोगों का विश्वास नहीं है तो इसलिए जो भी जिसको भी वो चुन देते हैं उन्हें लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, और लोग मदद करते भी हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी चुन करके जाता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन उसको अपने क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस है ना, ये बहुत दुखद है इस देश के अंदर कि आपकी परफॉर्मेंस विधानसभा में क्या है, लोकसभा में क्या है, इससे आपके चुनाव के रिजल्ट का कोई असर नहीं आता। आपने अपने क्षेत्र के अंदर कितनी तेरहवीं में आप शामिल हुए हैं, कितने लोगों की शादी में शामिल हुए हैं, कितने लोगों की अंत्येष्टि में आप शामिल हुए हैं, कितने बच्चों के बर्थडे में आप शामिल हुए हैं, कितनी शादी बारात के अंदर आप गए हैं, इससे आपकी जो वोट पैटर्न है वो तय होता है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी अब देखिए लंबे अरसे से मैं मतलब अभी आप लोगों ने जो 98 से 2008 तक तो मुझे रखा था 10 साल, लेकिन उसके बाद से और उसके पहले भी और उस दौरान भी कभी किसी ने मुझसे ये बात ही नहीं की जो आज ग्रामीण मीडिया मेरे से बातचीत कर रहा है। तो मतलब ये मीडिया की प्रायोरिटी के अंदर भी कभी आए ही नहीं कि भाई लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मीडिया बताएगा नहीं, विधायक बताएगा नहीं, अखबार छापेंगे नहीं, तो ये प्रोसीजर कैसे मालूम पड़ेगा? आप सोचिए, देखिए देश में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भारत का संविधान। अब भारत के संविधान को अगर इस देश में आजादी के बाद में अगर जितने परिवार थे, हर परिवार को 33 करोड़ की तो केवल आबादी थी, है ना, तो आप अगर जो है हर परिवार को एक संविधान की कॉपी अगर आप दे देते तो देश के अंदर संविधान क्या है लोगों को मालूम पड़ जाता। कुछ नहीं देते, आप ये एक कानून बना देते कि देश के अंदर जो भी इस घर का निवासी है, इस देश का नागरिक है, उसे अपने घर में संविधान का प्रस्तावना लगाना ही पड़ेगा किसी ना किसी दीवार के ऊपर। अगर लगा देते तो ये प्रस्तावना पूरे देश के अंदर लोग जानते, लेकिन आज भी नहीं जानते। प्रस्तावना के बारे में विधायक और सांसद अधिकारी तक नहीं जानते। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम असल में वो चलाया तो जाता है संसदीय परंपरा से, संसदीय व्यवस्था से, लेकिन उसमें उसका विश्वास नहीं है। उसका जो विश्वास है वो माइट में है। मेरा क्या, मैं मंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं विधायक बन गया, नहीं रहता है। हम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो एक सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, भाई मिलकर के सब विधायक सरकार बनाते हैं ना, भाई पक्ष में है और वे पक्ष में, ठीक है। तो मैं एक बार निर्दलीय था, लेकिन मैं सदन का हिस्सा था। मैं एक बार समाजवादी पार्टी में था, मैं सदन का हिस्सा था। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जो विपक्ष है वो जो भी सवाल करता है उसको आरोप माना जाता है। और अगर गलत से गलत काम कोई अधिकारी कर दे, मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर किसी की मौत हो गई, अब सरकार और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि
उस पुलिस की हिरासत की मौत को या उस भूख से हुई मौत को हमारे को डिफेंड करना है। मतलब ये जो व्यक्ति अगर मैंने उठाया, क्योंकि मेरे को अनुभव है कि मैंने ये सब चीजें उठाई हैं, भूख से मौत का मामला भी मैंने उठाया है, मैंने पुलिस कस्टडी की डेथ का भी मामला उठाया है, पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये सब आप जो है फर्जी आरोप लगा रहे हो क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हो, और वो कुल मिलाकर के कल्प्रिट्स को, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। तो एक तरीके का गैंग बन जाता है। अब पॉलिटिक्स जो है वो कोई माफिया गिरोहों का कोई वो एक विधानसभा अड्डा नहीं है, लेकिन आप इसको गिरोह में तब्दील कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप सच और झूठ के ऊपर नहीं चल रहे हो, आप फैक्ट्स के ऊपर नहीं चल रहे हो, है ना। और आपको जो पूरी प्रक्रिया है इसके अंदर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए चुनाव जो विधानसभा चलती है कैसे चलती है जी। एक प्रश्नकाल होता है जी। प्रश्नकाल में आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है हर विधायक को, बिल्कुल। अब उसमें उसको तारांकित प्रश्न होते हैं और अतारांकित होते हैं जी। तारांकित अतारांकित जो है उसके अंदर लॉटरी से निकाले जाते हैं, पूरे सब 230 लोगों ने अपने दे दिए, और फिर उसके बाद में लॉटरी निकलती है। उसके बाद में जो है तारांकित प्रश्न आ गए। अब वो तारांकित प्रश्न मान लीजिए 25 आ गए। अब उसके अंदर जो है सवाल होता है और आपको सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का अधिकार होता है। मान लीजिए मैंने कोई मुद्दा यहाँ पर उठाया, है ना, ताप्ती जी को जो है पवित्र नगरी घोषित किया गया है, तो उसके अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई थी और उसके अंदर क्या क्या पालन हुआ। अब सरकार जवाब देगी कि हमने ये घोषणा की थी, ये इसका पालन हुआ। अब मुझको विधायक के नाते जिसने सवाल किया है पूछने का अधिकार होगा कि मैं एक सप्लीमेंट्री मैं पूछ सकता हूं कि जो मंत्री कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। यही एक एक्यूमेन है, यही एक जो है उसका कौशल है। अगर सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर पाता है तो वो ऐसा जवाब ले लेता है जिससे कि बात आगे बढ़ जाती है, और अन्यथा जो जवाब दे दिया मान लिया आपने तो फिर तारांकित का कोई मतलब हुआ। और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, अगर आप देखेंगे ग्रामीण मीडिया के जो प्रमुख है राजेंद्र भार्गव जी, वो तो इस बात के लिए जाने माने जाते हैं कि बहुत वो अध्ययन उसका करते हैं। ज्यादातर जगह क्या आता है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, मतलब आप समझिए कि कभी उसका जवाब ही नहीं आता है ना। तो ये क्या है, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जो विधानसभा चलाने वाले लोग हैं, एक तरीके से सूचना का अधिकार तो नागरिकों के लिए भी लागू हो गया, लेकिन आप वो सूचना का अधिकार तारांकित अतारांकित प्रश्न के अंदर, तारांकित में तो जवाब देना आपकी मजबूरी होती है, उसमें आप नहीं कर सकते कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन अतारांकित में आप यही काम आप करते हो। ये हो गया एक पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन क्या होता है, दूसरा होता है ध्यानाकर्षण का। अब ध्यानाकर्षण क्या है कि पूरी विधानसभा है, 230 क्षेत्र हैं, लेकिन विधान जो है ध्यानाकर्षण 4 लिए जाते हैं। अब 4 ही अगर लेने हैं, उनको कभी बढ़ा भी सकते हैं, वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको मालूम है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन चुनता है, वो तो चुनता है सदन चुनता है, तो मेजॉरिटी वाला चुना जाता है, मतलब जिसकी सत्ता उसका स्पीकर। तो वो स्पीकर क्या करता है, वो हिसाब ध्यानाकर्षण भी वो ऐसे लेता है ताकि सरकार कटघरे में खड़े ना हो, फंसे ना। और कभी अगर स्पीकर अपना दबाव बनाना चाहता है, बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का कह रहा हूं कि सबसे पावरफुल जो माना जाते थे स्पीकर, वो श्रीनिवास तिवारी जी माने जाते थे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। क्यों? वो जिस मंत्री के ऊपर दबाव डालना चाहते थे वो ध्यानाकर्षण लगवा दिया उसका, और उसको कटघरे में खड़ा करवा दिया। अब वो मंत्री पैरों में पड़ा रहता था स्पीकर साहब के, उसे चीफ मिनिस्टर भी नहीं बचा सकता था, स्पीकर ही बचा सकता था। और फिर श्रीनिवास तिवारी जी अपने रीवा के जितने काम होते थे, है ना, होते तो जनता के काम है, कोई व्यक्तिगत तो काम होता नहीं है, स्पीकर का क्या व्यक्तिगत होगा, है ना, जनता के काम, लेकिन अपने कामों को जो भी वो है वो काम करवा लेते थे। स्पीकर को भी दबाव बनाकर काम कराना मजबूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्तारूढ़ दल जो है ना, जो मुख्यमंत्री है, असल में वो इसीलिए मतलब सदन के अंदर सर्वोच्च व्यक्ति जो है, सदन का नेता भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन सदन का जो प्रमुख है वो तो जो है वो स्पीकर है। और जो है एक तरीके से अगर स्पीकर ने कह दिया हाँ मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना ही पड़ेगा। और मेरे साथ जैसा होता था, मैंने जो ही मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो श्रीनिवास तिवारी जी कहते बैठ जाइए आपका समय पूरा हो गया। मैंने कहा कि मैं अभी खड़ा हुआ हूं, कहा नहीं आप जो हैं निर्दलीय हैं, निर्दलीय को जो है वो 40 सेकंड का समय है, तो आपका 40 सेकंड का समय खत्म हो गया।
अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। पार्टी जो रहती है, जैसे 230 विधायक हैं, अब उसके अंदर जिस पार्टी का जितने विधायक आते हैं, जो समय होता है उसका बंटवारा उसी के अनुपात में होता है। अच्छा। तो अब मान लीजिए जो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर मान लीजिए सदन जो है वो 5 घंटे चलना है, तो 5 घंटे के अंदर उन्हें कितने घंटे मिलेंगे ये स्ट्रेंथ से तय होगा। अब उसके अंदर वो किसी को भी बुलवाएं, है ना। और इसीलिए मुझे याद आ रहा है अभी जब मैं पहली बार विधायक बनाया, मुझे मुल्ताई की मतदाताओं ने, और मैं गया और मैंने बजट के ऊपर पहले भाषण दिया। तो बजट के भाषण देने के बाद अजय मुशरान साहब वित्त मंत्री थे, वो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि स्पीकर साहब, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि ये नौजवान पहली बार आया और मैंने इतना शानदार भाषण, इतना सटीक भाषण कभी सुना नहीं, मैं इसकी पीठ थपथपाना चाहता हूं। वो फौज के आदमी थे, है ना, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो है मैं उसकी पीठ थपथपाना चाहता हूं, ऐसी अनुमति नहीं होती है, इस तरीके से आप इंटरेक्ट जो है सदन के अंदर नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर सुनीलम, आप निर्दलीय विधायक हो, आपको सेकंडों में समय मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो फिर आपको 40 मिनट मिलेंगे, अभी आपको 40 सेकंड मिलता है। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए और मेरे बगल के अंदर बैठिए। मतलब एक तरीके से उन्होंने मुझे मंत्री बनाने का प्रलोभन देने का काम, एक तरीके से शुद्ध उन्होंने ऑफर देने का काम किया। उस समय वो किस्सा बताया था, इंटरेस्टिंग है कि उस समय जो है सुंदरलाल पटवारी जो है वो विपक्ष के नेता थे। सुंदरलाल पटवा खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आप किसके सामने प्रस्ताव दे रहे हो, है ना, ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नेता जॉर्ज फर्नांडिस है, और जॉर्ज फर्नांडिस ने तो इंदिरा गांधी तक को नहीं माना, तो ये आपको क्या मानेंगे। बस इंदिरा गांधी का नाम आया, हो हल्ला शुरू हो गया, क्योंकि सदन की ये परिपाटी है, सदन के अंदर ये परंपरा है कि आप किसी भी सदन के बाहर के व्यक्ति का नाम आप नहीं ले सकते जो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और वो आया तो हंगामा हो गया। हंगामे के बाद में ये होता है कि जो कुछ कहा उसे विलोपित करने की बात आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनीलम कभी उधर नहीं जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे। फिर कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये इधर भी नहीं रहेंगे, ये निर्दलीय हैं, तो ये आपके खिलाफ भी वैसे ही बोलेंगे जैसा कि ये कांग्रेस के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। मतलब क्या होता है, मेरा एक अनुभव आया है विधानसभा के अंदर, विधानसभा में 230 सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर मुश्किल से 15-20 विधायक रहते हैं जो पूरी विधानसभा की कार्रवाई को डोमिनेट करते हैं, वही बोलते रहते हैं, और बाकी जो है सब लोग हाथ खड़ा करने का काम करते हैं, बाकी सब लोग अपना टाइम पास करने का काम करते हैं, क्योंकि अवसर तो पार्टी देती है। ये बात ख्याल रखने की बात है। आप अपने आप जो है, मतलब प्रश्न में तो ठीक है, तारांकित लग गया तो आप ही को करना है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन ध्यानाकर्षण भी स्पीकर देना है। स्पीकर मतलब कि पार्टी के सेटअप के अंदर आप कहां स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से आपका मिलेगा, है ना। तो फिर और जब भी कोई प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव के ऊपर से पार्टियों को समय एलोकेट होता है ना। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को 1 घंटा एलोकेट हुआ, अब 1 घंटे में वो किसका भाषण करवाएंगे पार्टी को तय करना है। कांग्रेस को जो है वो अब मान लीजिए जो है 40 मिनट हुए एलोकेशन, तो कौन भाषण करेगा ये पार्टी को तय करना है। समाजवादी पार्टी को मान लीजिए 5 मिनट का समय तय हुआ, तो समाजवादी पार्टी का विधायक दल का नेता, जब मैं 8 विधायक थे तब मैं उनका नेता था, तो मैं तय करूंगा कि मेरे कौन से विधायक बोलेंगे, कितने कितने मिनट बोलेंगे। तो ये एक विधानसभा की एक अपनी कार्य की शैली है। तो एक और मैं बात बताना चाहता हूं आपको, लोगों को जानना चाहिए कि जब कोई बहुत अर्जेंट मामला आता है तो स्थगन प्रस्ताव लगाया जाता है। मतलब उसका ये होता है कि सदन की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और इस मुद्दे को चर्चा की जाए। इसे कहते हैं आप जो है स्थगन जो है, ये बहुत कभी कभी लिया जाता है। सरकार आमतौर पे कभी मतलब तैयार नहीं होती है स्थगन के लिए, लेकिन विधायक को जो है, जो उसे प्रश्न लगाने होते हैं, उसे ध्यानाकर्षण लगाने होते हैं, शून्यकाल का टाइम होता है। शून्यकाल का मतलब यह है कि स्पीकर ये तय करता है कि रोज जो है शून्यकाल के अंदर सब लोग लिख के देते हैं, विधायक लोग, ये हमारे इलाके की ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, जैसे यहाँ पर कोई फसल का बहुत नुकसान हो गया, जैसे यहाँ पर बहुत अतिवृष्टि हो गई, या बिजली का कोई गिरने से कुछ हो गया, तो ऐसा मुद्दा है कि मैं उठा सकता हूं। तो अब मैंने लिख के दे दिया शून्यकाल में, लेकिन 230 को तो बुलाया नहीं जाएगा, बुलाया तो जाएगा 15-20 लोगों को। अब ये फिर किसके हाथ में होगा, ये स्पीकर के हाथ में होगा। स्पीकर का मतलब हो गया, कायदे से स्पीकर को होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। फिर भी जो ताकतवर होता है, हमारे जैसे लोग हैं,
नहीं भी आएगा तो भी हम बोलेंगे। अब हम बोलेंगे तो रिकॉर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन जो पूरा जो मीडिया है उसकी नजर में आ गया, मंत्री की नजर में आ गया, जो लोग विधानसभा देखने आए उनकी नजर में आ गया, विधायकों की नजर के अंदर आ गया। तो मतलब बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे आप सदन का ध्यान आकृष्ट करने का काम आप कर सकते हो। ऐसी याचिका कमेटी होती है, एक याचिका कमेटी होती है जिसके अंदर आप जो है, आपको अगर मान लीजिए, जब मेरे को याद है वो चिचंडा के पास में एक पुलिया बनी है, अब वो आजादी के बाद से कभी बनी नहीं, तो मैंने वहां के गांव के लोगों से लिखवा करके एक याचिका कमेटी के अंदर होती है, उसमें मैंने याचिका दी, है ना। फिर वहां पर याचिका गई, फिर बहुत सारी याचिकाएं आती हैं, फिर उसके अंदर प्रायोरिटी तय होती है, प्राथमिकता तय होती है। तो फिर मेरे बहुत सारी काम जो है, जो मैं डेवलपमेंट के करा पाया, या जो मैं ये 65 बांधों के जो मैं सर्वे करवा पाया, ये इसी तरीके के तमाम सारी टेक्निक से, कभी ध्यानाकर्षण में लगा दिया, कभी प्रश्न में लगा दिया, है ना, कभी जो है मैंने शून्यकाल के अंदर लगा दिया, है ना, अलग अलग, कभी याचिका कमेटी के अंदर लगा दिया, कभी जो है मैंने मंत्री को पत्र लिख दिया, कभी मुख्यमंत्री से मैं मिल लिया। तो मेरा मतलब है कि 360 तरीके होते हैं अपने मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि विधानसभा कैसे चलती है, उसके अंदर अपने मुद्दे को कैसे उठाया जा सकता है। अब माफ करिएगा, लोग बुरा ना माने दर्शक, लेकिन अगर प्राथमिकता यही है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 13वीं में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शादियों में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंत्येष्टि में जाना है, तो मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो विधायक केवल वही काम करते हैं, उनका सदन से कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं कभी सदन के अंदर मतलब कोरम भी पूरा नहीं होता, मतलब आम तौर पे वो घंटी बजती है वहाँ पर, और घंटी बजती रहती है 10 मिनट तक, क्योंकि कोई जब तक कोरम पूरा ना हो, है ना, तो जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक कोई बिल पास नहीं हो सकता, है ना, तब तक कुछ भी फाइनल आगे नहीं बढ़ सकता। और हर विधायक को अधिकार रहता है कि वो व्यवस्था का सवाल उठा करके खड़ा करे कि कोरम है या नहीं है। तो हमारे जैसे लोग बार बार यही काम करते रहते हैं कि कोरम नहीं है साहब, व्यवस्था नहीं चल सकती, विधानसभा बजा रहा है घंटी जो है स्पीकर, है ना, तो दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार घंटी बजती है। तो फिर लोग इधर उधर होते हैं, मंत्री के पास गए होते हैं, कोई चाय पानी कर रहा होता है, कोई बाहर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा होता है, फिर सबके पास पार्टी ऑफिसरों से फोन जाते हैं, फिर सब लोग आ जाते हैं वहां पर। मेरा मतलब ये है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसके लिए विधायी कार्यों को समझना, जानना, कौल शक्धर की किताब जिसको मास्टर एक बुक माना जाता है, ऐसी सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं 10 साल जब विधायक रहा तो लाइब्रेरी है, सबसे रिच लाइब्रेरी है हिंदुस्तान की, जितनी विधानसभाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं और बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में है। लेकिन कभी कोई मुझे वहां मिला ही नहीं। मैं जाता था, मैं खुद ही किताबें देखता था। मुझे याद है जब ये छत्तीसगढ़ बना था तो मैंने गोंडवाना बनना चाहिए इसको लेकर के मैंने 75 किताबों के रेफरेंस दिए थे मैंने। पुलिस एक्ट के टाइम भी 1961 का पुलिस एक्ट हाँ, उसके अंदर बदलाव को लेकर के आपको याद है वो गृह मंत्रालय की डिबेट हुई थी, उसके अंदर मैंने इसको रखने का काम किया था। तो अभी जो महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने करी उसमें बहुत ही एक मुद्दा निकल के आया था, जनता के लिए भी था, मीडिया के लिए भी था, और जो विधानसभा में विधायक जाते हैं या अभी प्रत्याशी खड़े हुए उनके लिए भी था कि भारत के संविधान को एक तो आम जनता जानती नहीं है, समझती नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विधायकों के काम है, विधायक विधि का निर्माण करने का, उनमें संशोधन करने का काम करते हैं। और जनता को बार बार ये चीज जानना चाहिए कि आप जिनको चुनकर भेज रहे हैं उनका काम क्या है। अभी जैसे कि जानकारी मिली, जानकारी बताई, और हम लोग देखते भी हैं विधायकों के काम शादी, पार्टी, बच्चा होना, उसमें जाना, ये सब चीजें नहीं है। विधायकों के जो काम है एक्चुअल विधानसभा में जो आपकी विधि है उसको बनाना, उसको सुधार करना, ये सब काम है, और इस पर विशेष रूप से हम लोगों ने जानकारी ली। सर मैं आगे आपसे जानकारी लूंगा कि एक अहम होता है, मैं विधायक, अगर मैं विधायक बन गया, मैं विधायक जीत गया तो मैं बहुत बड़ा इंसान, मैं सब कुछ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 1951 से चुनाव हुए, 2018 का लास्ट चुनाव हुआ, अभी 2023 का चुनाव है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है, ये अहम क्या होता है, कितनी बड़ी पोस्ट है? देखिए बड़ी पोस्ट का तो मतलब ये है कि विधायक कोई भी बने उसको एक जैसा वेतन मिलेगा जी। मैं जब था 35,000 का वेतन था, अब 1,10,000 का वेतन है जी। तब जो है वो फंड जो है वो कुछ मेरे ख्याल से 25 लाख था,
बिकता था। अब जो है वो हो गया है 3 करोड़ करने की घोषणा अभी शिवराज सिंह चौहान जी हैं उन्होंने की है, विधायक निधि है ना, डेवलपमेंट फंड जिसको कहते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि वो तो सबको एक जैसा मिलेगा, कोई भी विधायक बन जाए, किसी भी पार्टी का बन जाए, निर्दलीय बन जाए। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि विधायक जो है वो अजर अमर है, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई मैं मुल्ताई से मुझे 2 बार आपने विधायक बनाया है, आज तक जब से 1 नवंबर 2056 के अंदर मध्य प्रदेश गठित हुआ, आप मेरे को बता दो कि कितने विधायक यहाँ पे बन गए, या बैतूल जिले के लोग बता दें कि कितने सांसद बन गए। आप गूगल में देख के आप बता देंगे, पढ़े लिखे लोग, लेकिन लोक स्मृति के अंदर नहीं है। तो लोगों को बहुत गलत फहमी होती है कि हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए। मैं अगर पूछूं कि इस बैतूल जिले के अंदर कितने मंत्री आज तक बने आज़ादी के बाद में, या कितने मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के अंदर, तो बताने वाले जो लोग दर्शक हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, आप अपना यहाँ छाती पर हाथ रख करके आप तुरंत सोच लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मुख्यमंत्री बने, कितने लोगों के नाम आपके पास में आते हैं? 2, 4, 6। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री का नाम जानने वाला नहीं है भाई साहब कोई, प्रधानमंत्री का नाम जानने वाला कोई नहीं है। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम अगर बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो हम बहुत बड़ी कोई तोप हो जाएंगे। लोक स्मृति में वो लोग जीवित रहते हैं जो समाज के लिए कुछ योगदान करके जाते हैं। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि डॉक्टर सुनीलम लोक स्मृति में रहेगा कि इसने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बोलना सिखाया, बस फुल स्टॉप। इसके आगे भी कुछ नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं। और मुझको ऐसा लगता है हर पार्टी का, हर संगठन का, हर का काम इतना ही है, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि कोई भी पार्टी किसी मतदाता को खाना नहीं देती है। इतना जरूर कर सकते हैं कि अब बिल्कुल चुनाव के जो आखिरी दिन चल रहे हैं ना, इसमें अभी दारू पार्टियां चल रही हैं, मुर्गा पार्टी चल रही है, बकरे कट रहे हैं, कुछ नगद बांटा जा रहा है, कुछ मंदिरों में पैसा दिया जा रहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट मेरे सामने है, आप मेरे पास में, सब लोग मेरे को बताते हैं। उतने ही सब हो सकता है, लेकिन उससे जीवन नहीं चलता। किसान अपना जीवन खेती करके करता है, मजदूर जीवन श्रम बेच के करता है, कर्मचारी अपना काम करते हैं, व्यापारी अपना करता है, मीडिया कर्मी अपना काम करते हैं। तो इनकी वजह से कुछ भी नहीं चलता है। ये गलतफहमी में रहते हैं कि हम चला रहे हैं सब कुछ, आप कुछ नहीं चला रहे हो। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप उसके जवाब देने के लिए सटीक हैं। आप एक बार निर्दलीय विधायक रहे, आप समाजवादी पार्टी से रहे, और दोनों बार मतलब जो विधानसभा थी उसमें आप सत्ता पक्ष में नहीं थे। एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मैं अगर विधायक बनूंगा, मेरी सरकार आएगी, तब मैं मुल्ताई को जिला बनाऊंगा, मैं मुल्ताई का ये काम करूंगा, या कोई भी ऐसा काम जो बड़ा काम है तब मैं कर पाऊंगा। यदि डबल इंजन की सरकार होगी तभी मैं उसको चला पाऊंगा। तो कितना मुश्किल होता है एक विधायक के लिए, अगर उसकी पार्टी सत्ता में नहीं है और वो विधायक चुनकर जाता है, तो अपना क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? देखिए, हमारा फॉर्मूला जो है वो आंदोलन है। आंदोलन से सरकार का ध्यान, समाज का ध्यान, अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करके हमने सब काम कराए हैं। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डैम का सर्वे अगर हमने कराया, तो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में नाम भी हमने जुड़वाए। लेकिन वो सब कुछ आंदोलन के माध्यम से हुआ। एक समय में आप भी इसको मानेंगे, क्योंकि ग्रामीण मीडिया ही सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों कवर करता है। एक समय में 50 गांव ऐसे हो गए थे जहां पर महिलाओं ने आंदोलन करके शराब के ऊपर रोक लगाने का काम किया था। लेकिन ये सब जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, प्रशासन, पुलिस, आबकारी, सब कुछ मिलके उन महिलाओं का पूरा उसे तोड़ के खत्म करते हैं और शराब बिकवाने का काम करते हैं, क्योंकि उससे वो पैसा कमाने का काम करते हैं। हमारी तो डबल इंजन क्या, सिंगल इंजन की भी सरकार नहीं रही। लेकिन सबसे ज्यादा काम अगर हम कर पाए, तो फिर वो काम इसलिए कर पाए, आपका कितना दबाव है। मैं बहुत सरल तरीके से कहना चाहता हूँ, रोटी उतनी ही है। अब उस रोटी का बंटवारा होना है। जो ताकत से उसमें एक हिस्सा ले जाएगा वो ले जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा। और इसीलिए एक सक्रिय, एक ताकतवर, एक वोकल, है ना, और एक सेंसिटिव जो है उसकी जरूरत होती है, जिसकी प्राथमिकता मतदाता हो, जिसकी प्राथमिकता किसान और मजदूर हो। होता ये है, गांधी जी ने ये कहा था कि आप जब नीति बनाओ तो वो नीति ऐसी बनाओ कि वो जो आखिरी अंतिम व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर एकदम दुख है, चेहरे पे झुर्रियां है, उसके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आ जाए आपकी नीतियों से। लेकिन अगर आप, मतलब सरकार, अगर नीतियां बनाते समय अडानी अंबानी का चेहरा सामने रखती है,
शराब माफिया का चेहरा सामने रखती है, रेत माफिया का सामने रखती है, या अलग अलग तरीके के जो माफिया काम करते हैं, खनन माफिया का अगर रखती है, तो फिर वो नीति उन्हीं के लिए बनेगी। और वास्तव में ऐसा हो रहा है और इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जो है मतदान जब करें, आप जब वोट डालें, तो आप ये देखें कि कौन है जो आपके साथ में खड़ा होकर के लड़ सकता है। सरकार फरकार अगर बनाने से कुछ हो गया होता तो फिर अभी अमृत काल निकल रहा है, मतलब 76-77 साल हो रहे हैं, बहुत कुछ कल्याण हो गया होता। और यहाँ पर तो मैं आपसे कहना, ये तो ताप्ती माई की कृपा रही है मुल्ताई के ऊपर, लेकिन इस ताप्ती जी का जो प्रताप है, मतलब जो कि पौराणिक तौर पर ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम लोग उसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि एक सामूहिक कोई प्रयास नहीं हुआ। हम ताप्ती विकास प्राधिकरण नहीं बनवा पाए, सब जगह के बन गए, सब नदियों के ऊपर बन गए, है ना, नर्मदा जी के ऊपर बन गया, कावेरी पे बन गया, गोदावरी पे बन गया, गंगा पे बन गया, यमुना सब पे बन गया, हमारा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि मैं तो आप देखेंगे कम से कम मेरे 20 प्रश्न है अकेले ताप्ती के प्राधिकरण को बनाने को लेकर के। हम तो मुल्तापी नाम भी नहीं कर पाए, नाम भी नहीं कर पाए, सबके नाम बदल गए। ये बात तो सही बात है, ये ताप्ती जी का मूल है, मुल्तापी ही इसका नाम होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे मेरी प्रेस रिलीज के अंदर, आप मेरे पत्रों के अंदर आप देखेंगे मैं मुल्तापी ही लिखता हूं, कोई ना बदल पाए। हम अपने लिए तो हम बदल रहे हैं, हमारा प्रयास जारी जरूर रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैंने 5 सभाएं की मुल्ताई में, और मैंने सबसे ये कहा कि आप ये सोचिए कि आपके देखते देखते वैष्णो देवी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया, तीर्थ हो गया अंतर्राष्ट्रीय, जहां पर अब पूरी दुनिया के अब हवाई जहाज भी वहां पर उतरने लगे, सब सुख सुविधाएं हो गई, जबकि वो हमारे देखते देखते डेवलप हुआ है। वैष्णो देवी को आज से 50 साल पहले जानते होंगे कुछ लोग, कुछ भक्त जानते होंगे, कुछ वहाँ के आसपास के लोग जानते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल नहीं जानते थे। ताप्ती का जो मूल है ये तो हजारों साल का है, लेकिन हम लोगों ने एक सामूहिक प्रयास नहीं किया। जो आता है वो अपनी पार्टी की लाइन चलाने की कोशिश करता है। ताप्ती महोत्सव होगा, उसको भी पार्टी का महोत्सव बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को इस बात का कष्ट है। आज तक मैं जब विधायक नहीं रहा, इसके बाद में आज तक ताप्ती महोत्सव का इनविटेशन भी देने में लोगों को कष्ट हुआ। क्यों? उन्हें लगता है कि डॉक्टर सुनीलम रहेगा तो पार्टी के कुछ पता नहीं क्या असर पड़ेगा। भाई जो भी जाएगा वो तो श्रद्धालु के उसके तौर पे जाएगा, लेकिन लोग हर कार्यक्रम को कब्जा करना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, और इससे कुल मिला के जो विकास हो सकता है वो नहीं हो पाता। तो इस कार्यक्रम के अंत में मैं जितने भी लोगों ने कार्यक्रम देखा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय आया था जो उद्देशिका के बारे में बताया था। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाने के लिए, तो ये जो लाइन थी संविधान की उद्देशिका की, इसमें से हम हटकर डॉक्टर साहब ने बताया मैं हो गया है, इस मैं को हमको वापस हम करना है। तो एक ऐसा व्यक्ति चुनकर हमको लाना है जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से करे। हमारी क्षेत्र की जनता का विकास तभी होगा जब क्षेत्र का विकास होगा। तो जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुल्ताई को जिला बनाओ, उसके बाद ताप्ती माता का जो लोक न्यास बनना चाहिए, जो प्राधिकरण बनना चाहिए, उसको जो सही तरीके से अपने विधानसभा में ले जा पाए। हमको रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा। तो इन सब को देखकर हम, पार्टियों के पास कमी नहीं है, पार्टियों के पास पैसे की कमी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी के पास 10,000 करोड़ रुपया आया है ना। और कांग्रेस के नेता तो कमलनाथ जी तो देश के और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। तो भाई अपना खुद एक आध कारखाना लगवा दो, 2-4 कारखाने लगवा दो, बहुत नजदीक है। मुल्ताई को जो है माननीय कमलनाथ जी अपना ही एक तरीके से हिस्सा मानते हैं। तो भाई आपके कारखानों में हमारा हिस्सा क्यों नहीं? हमारे बच्चे जो है वहां पर रोजगार क्यों नहीं पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप केवल वोट लोगे और इसको कुछ भी नहीं दोगे, मंत्री भी नहीं बनाते यहाँ के। सर कल देश के प्रधानमंत्री जी बैतूल आ रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो आपने 18 सवाल उनसे किए थे। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको संदेश दीजिए। देखिए, जब मुख्यमंत्री से 18 सवाल थे और विपक्ष के नेता से 19 सवाल थे, तो इनसे तो 180 सवाल हैं।
लेकिन उसके लिए आपके पास भी वक्त नहीं होगा उसको प्रसारित करने के लिए। मूल सवाल ये है, आपने जो वायदा किसानों से किया था कि मैं किसानों की आय दुगना करने का काम करूंगा, तो आप ये बताइए कि आपने समर्थन मूल्य तो दुगना किया नहीं। जो एक इनपुट कॉस्ट होती है, मतलब वो उसका दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, कीटनाशक का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, सब चीज का दाम बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के उसकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गई और उसका समर्थन मूल्य दुगना हुआ नहीं। तो क्या हुआ? महंगाई दुगनी हो गई, आय आधी रह गई। तो ये जो आपने घोषणा की थी, आप उसमें असफल रहे। तो एक तो अपनी गलती स्वीकार करिए कि मैंने झूठ बोला था, या ये कहिए कि मेरी योजनाओं में खोट था, मैं नहीं कर पाया, और आप हमें अगली टाइमलाइन बता दीजिए। तो कम से कम 24 के पहले तो ये होने नहीं जा रहा है। आपने तो 22 में ही कहा था कि हम कर लेंगे इसको, तो कम से कम अब बता दीजिए कि आप इसको किसानों की आय दुगनी कब तक करेंगे। दूसरा बात, आपने प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है किसानों के लिए दी जाती है, जिसका गाना आप रोज गाते हो कहीं ना कहीं पर, आप नहीं गाते तो गोदी मीडिया गाता है, नहीं तो आपके विज्ञापन छपते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 6,000 रुपया साल का आप सम्मान निधि दे रहे हैं। 5 साल पहले आपने घोषणा की थी 30,000 रुपया कौन से किसान के खाते में आया, उसको आप जरा बैतूल और दुनिया की जनता को मैं चाहता हूं कि आप उसको सामने ले आइए। ये मेरी खुली चुनौती है, क्योंकि मैं 200 गांव के अंदर घूमा हूं पिछले 3 महीने के अंदर, और मुझको एक भी व्यक्ति नहीं मिला। मैं कम से कम 20 जिलों के अंदर घूमा हूं, मुझको एक भी किसान ऐसा नहीं मिला। मेरा कहना यह है कि आप यही बता दीजिए कि कब तक वो 30,000 रुपया आप पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरा सवाल मेरा ये है, आपका लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो ये आप जो सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ईडी है, इसका इस्तेमाल आप केवल और केवल अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर क्यों करते हैं? आप केवल उनको ही जेल में क्यों भेजते हैं? और जो अपोजिशन के लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाते हैं, आपकी मोदी निरमा पाउडर जो है उससे साफ हो जाते हैं, फिर वो कैसे साफ हो जाते हैं? आप ये बताइए। आपने अजीत पवार को लेकर के कितना बड़ा भारी आपने आरोप लगाए थे, हजारों करोड़ के। आपकी सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बन गए, है ना। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो आपने कितने गंभीर आरोप लगाए थे, मुकुल रॉय के ऊपर कितने गंभीर आपने आरोप लगाए थे। मेरा मतलब ये है कि ये जो लोकतंत्र विरोधी आपका जो सोच है कि आप ओपोजिशन को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबके परिवार के लड़कियां जो हैं वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप परिवारवाद के ऊपर आप उसको मुद्दा बनाने का काम आप करते हैं। तो मेरा कहना ये है आपसे कि आप ये बताइए कि ये जो कोर इशू है रोजगार का सवाल, 2 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार देंगे, तो आप तो हमें इतना ही बता जाइए बैतूल के कितने लोगों को आप कब तक रोजगार दे पाएंगे। और अगर और भी स्पेसिफिक आप हो जाएं तो आप हमें इतना बता दीजिए मुल्ताई के कितने बेरोजगारों को आप रोजगार देने का काम आप कर देंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपने किसानों से जो वायदे किए, आपने मजदूरों से जो वायदे किए, आपने जो अलग अलग वर्गों के साथ में आपने वायदे करने का काम किया है, तो उन वायदों के अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी होगी या नहीं होगी? मेरा मतलब यह है कि आपका जो घोषणा पत्र तेलंगाना का है, आपका जो घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ का है, आपका जो घोषणा पत्र मिजोरम का है, सब जगह अलग अलग घोषणा पत्र आप देने का काम करेंगे, सब जगह अलग अलग राशि आप लोगों को देने का काम करेंगे। अरे भाई, आप एक पार्टी हो, आप तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप करते हो, आप तो 1 नेशन 1 मार्केट की बात आप करते हो, तो कम से कम 1 पार्टी 1 पॉलिसी की बात तो आपको कर लेनी चाहिए। ये पूरे देश के जो नागरिक हैं, इस देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ लोग जो हैं, वो सभी के आप प्रधानमंत्री हो, और आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है वो हर का ख्याल रखे, लेकिन आप धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हो, आप लोगों के साथ में भेदभाव करने का काम आप करते हो। ये कब बंद करोगे? बैतूल की जनता वो तारीख जानना चाहती है। और जो बात मैंने पहले कही थी कि ताप्ती विकास प्राधिकरण
बनाने की घोषणा आपको करके जाना चाहिए। सूर्यपुत्री ताप्ती जी का आशीर्वाद लेने के लिए आपको मुल्ताई भी आने का आपको काम ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा, आपने वायदा किया था, आपकी सरकार ने वायदा किया था, नर्मदा के आसपास आपने कहा था 5 किलोमीटर तक कोई शराब नहीं बिकेगी। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी रिपोर्ट ले लें। आपने कहा था कि वहाँ पे वृक्षारोपण हो जाएगा, आप ज़रा वहाँ की रिपोर्ट लेने का काम करें। आपने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए आपने सैकड़ों गांव को डुबोने का काम कर दिया, क्योंकि सरदार सरोवर को आप भरना चाहते थे। मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोबारा आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। कम से कम आप ये एश्योर करने का काम आप ज़रूर करें। डबल इंजन सरकार बने ना बने, आप मध्य प्रदेश के साथ में भेदभाव करने का काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अभी इस समय सबसे बड़ी जो रोजगार की योजना है वो मनरेगा की योजना है। ग्रामीण मीडिया ने जितना मनरेगा की योजनाओं के भ्रष्टाचार को निकालने का काम किया, उतना किसी ने नहीं किया। मनरेगा योजना ठप्प पड़ी हुई है। क्यों ठप्प कर दी आपने मोदी जी, आप बताइए। जिस योजना से गरीब का पेट भर रहा था, मजदूरी करके वो भर रहा था, क्यों आप नहीं करते हैं कि आप शहर के अंदर जो है आप जो योजना गांव में चलती है मनरेगा की, वो शहर के जो है बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं चल सकती है, शहर के गरीबों के लिए क्यों नहीं चल सकती है। बहुत सारे सवाल हैं। आप कहते हैं कि देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, लेकिन इस देश की किसान की जो एक आमदनी है प्रतिदिन की, वो 27 रुपए के ऊपर टिकी हुई है। आप सोचिए। और आपने जिसको संरक्षण देकर के काम किया है, उसकी आमदनी 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन है, आपके मित्र गौतम अडानी की। मेरा आपसे कहना यह है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर किसान आंदोलन के दबाव में जमींदारी प्रथा खत्म की, उन्होंने राजशाही खत्म की इस देश से। तो आप दो लोगों की, अडानी अंबानी की संपत्ति को रात-सात करके वो जो लाखों करोड़ रुपया है वो दे करके आप शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का इंतजाम करने का काम कब करेंगे? ये आपकी प्राथमिकता में कब आएगा? कृपया करके ये बैतूल में बताकर आप जाएं। बैतूल आपको याद करेगा। ये देश आपको जो है, अगर आप इस तरीके की कोई योजना आप कर पाते हैं तो आपको याद रखेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री बहुत होते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम मौजूद थे। इन्होंने चुनाव के दौरान ये जितनी जानकारियां आपको दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों को पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं कि इस जो चुनाव आया है इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं, 100% वोटिंग करें और एक ऐसा कैंडिडेट चुनकर लेकर आएं जो मुल्ताई का विकास करे। बस मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जब आप वोट डालने जाएं इस बात को आप याद रखें, गौतम अडानी लाखों करोड़ का मालिक, लेकिन उसका एक वोट। और आप अगर मुल्ताई के या इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, आपका वोट एक। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आपने अगर जवान फिल्म देखी होगी तो उसके अंदर कहा जाता है बस इसी उंगली का खेल है, इसी उंगली से सब कुछ बदल सकता है। एक बार आप बदलने का काम करिए, परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग हमसे जुड़े।